A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12B accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the second last chapter of part B, that is accounting ratio. In the whole chapter, you can see that we discussed a lots of ratios. यानी इस पूरे चैप्टर्स में हम लोगों ने कई तरह के रेशियोज को डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. एंड अप्रॉक्सीमेटली टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो. आज जो है वो ऑफिशियली कह लो कि टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर. एंड बिफोर द स्टार्टिंग द लास्ट वीडियो, before the starting the last class, I want to request to all the student, each and every student, please solve the questions given your book. आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करने का तरीका नहीं पता होगा, उनके फॉर्मूला याद नहीं होंगे. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अपने माइंड में लेकर चलनी है. सो उन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दी रेशियो. सो इन टुडेज वीडियो लेट्स वी टेक द वन रेशियोज जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया है. उसको एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. दैट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. You can see that in the profitability ratio we discussed a lots of ratios like a gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio and operating ratio, as well as the fifth ratio of profitability ratio, that is return on capital employed. लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने 26 अगस्त के वीडियो में मैंने ऑलरेडी इस रेशियोज को डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं इस रेशियो को. दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज ROI. ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड इससे रिलेटेड जो पिक्चर्स थी, जो इमेजेस थी, वो मैंने आपको कल आपके व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था इसके फॉर्मूला के लिए, तो उसको मैं समझा देता हूँ. बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल. इस रेशियोज के कई पर्पज हैं और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ये लास्ट रेशियो है, फिफ्थ रेशियो है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है. मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये रेशियोज पूछे जाते हैं. इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली इस रेशियो का फॉर्मूला होता है ROI equals to earning before, that is a net profit before interest and tax. Net profit before interest and tax, ब्रैकेट में इट इज ऑल्सो नोन एज EBIT, जैसा आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है. और ये लगभग वही है जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है. डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. So what is ROI? ROI equals to net profit before interest and tax, that is EBIT, divided by capital employed multiplied by 100. It means ये रेशियो किस में प्रेजेंट होगा? This ratio can be presented in percentage. पहली बात क्लियर हो गई. दूसरी बात सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस प्रॉफिट which are calculated before the payment of interest and before the payment of tax. It means EBIT का मतलब क्या होता है? EBIT means profit before deducting interest and tax. यानी एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें ना तो इंटरेस्ट माइनस हुआ हो ना टैक्स माइनस हुआ हो. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है? देखिए बेसिकली जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू वे. द फर्स्ट विल बी नोन एज द लायबिलिटी अप्रोच एंड सेकंड वन इज द एसेट्स अप्रोच. कैपिटल एम्प्लॉयड की कितने अप्रोचेस हैं? दो. फर्स्ट इज द लायबिलिटी अप्रोच एंड सेकंड इज द एसेट्स अप्रोच. सो अगर हम लायबिलिटी अप्रोच को स्टडी करें, सो द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी अप्रोच इज शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी. और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपको पता है? शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है?
shareholder fund includes the equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus. एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या आती है? दो चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. सो लाइबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? लाइबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, और फर्दरली इसको और एक्सपेंड करेंगे और बढ़ाएंगे तो दिस रेशियो विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. और एसेट्स अप्रोच की अगर बात करें तो एसेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी. ओके, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी. तो इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. कैसे कह सकते हैं? बिकॉज यू नो वेरी वेल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स में से जब करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? आपकी वर्किंग कैपिटल बन जाती है. सो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी हम शो कर सकते हैं. एक और फॉर्मूला बनता है, जैसे आप लोगों ने आज के फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स. बहुत ही ध्यान से देखना, मैं प्रूफ कर रहा हूं कि दिस फॉर्मूला इज इक्वलेंट टू दिस फॉर्मूला. हाउ? आपने अभी जस्ट अभी पहली वाली क्लास में अभी ये सीखा कि अभी आपने ये सीखा अभी जस्ट कि एसेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग द फॉर्मूला इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. व्हाई? बिकॉज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं. अब रही बात नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, यानी कि वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल का कई फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, एक फॉर्मूला ये है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स. तो अगर आप देखो नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस, तो फॉर्मूला क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी. देख लो खुद, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी. इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे हम इस कान से खोजें चाहे इस कान से खोजें, कान पकड़ने का तरीका अलग हुआ बट अमाउंट क्या होगी? सेम होगी. कान पकड़ने का मतलब क्या होता है? सॉरी मांगना. ठीक है, तो आप सॉरी चाहे ये कान पकड़ के मांग लीजिए चाहे ये कान पकड़ मान लीजिए, आंसर सेम आने वाला है. उसी तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट करो चाहे एसेट्स अप्रोच से कैलकुलेट करो, सेम आएगा. आप कहोगे सर कौन सा अप्रोच सही पड़ेगा? देखो, जैसी इंफॉर्मेशन वैसा आपको बढ़िया पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इसी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो. अगर क्वेश्चन में आपको एसेट्स अप्रोच की इंफॉर्मेशन है तो आप एसेट्स अप्रोच से क्वेश्चन निकाल सकते हो. कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन दोनों तरीके से हो सकता है, लाइबिलिटी से भी एसेट से भी. इट इज टोटली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. लिसन केयरफुली, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, हाँ. सो लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन. आपने फॉर्मूला तो देख ही लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. Now we will move to the question, and question is calculate return on capital employed. Question is calculate ROI. आपको क्या कैलकुलेट करना है? ROI कैलकुलेट करना है. इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है? इंफॉर्मेशन आर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख. मैं पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं शॉर्ट में. इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, preference share capital 10 lakh again, reserve and surplus, that is reserve and surplus, that is 11 lakh.
15% लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 lakh and current liability is 15 lakh, as well as non-current assets 31 lakh, current assets 25 lakh, and also given profit after interest and tax, that is 8,50,000. ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी शॉर्ट में। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 11 लाख, 15% लॉन्ग टर्म बोरिंग 10 लाख, करंट लायबिलिटी 15 लाख, नॉन करंट एसेट्स 31 लाख, करंट एसेट्स 25 लाख. You have to calculate the value of ROI, and you know very well what is the formula of ROI? Net profit before interest and tax. टैक्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला है, इस पूरे क्वेश्चन में टैक्स के बारे में नहीं बोला है कि टैक्स का परसेंटेज कितना है, 50%, 40%, 10%, 20%, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. तो टैक्स को क्या मानेंगे? जीरो. ये नहीं कि अपना दिमाग लाएंगे सर टैक्स कितना होगा, परेशान हो जाए आधा घंटा कि टैक्स कहाँ गया. टैक्स नहीं दिया है तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, आप सीधे निकालोगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल EBIT, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर कितना दिया है? 8,50,000. अब ये आफ्टर दिया है ना, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. टैक्स तो नहीं दिया है लेकिन इंटरेस्ट दिया है. इंटरेस्ट किस पे करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन पे. लॉन्ग टर्म लोन कितने का है? 10 लाख का. 10 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15. तो आप इसमें ऐड कर दोगे 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15%, ये इंटरेस्ट आपने ऐड कर दिया, यानी 8,50,000 में आपने ऐड कर दिया, दैट इज 1,50,000. सो योर EBIT विल बी 10 लाख. EBIT और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 10 लाख. अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की. सर इस क्वेश्चन में किस अप्रोच से निकलेगा? इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से निकल सकता है, इसलिए मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा. मैं लायबिलिटी अप्रोच से भी करके दिखाऊंगा और एसेट्स अप्रोच से भी करके दिखाऊंगा. लायबिलिटी अप्रोच से फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी. यस सर. तो अब आप बताओ शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी 10 लाख प्लस 10 लाख. सर रिजर्व एंड सरप्लस, यस वो भी आएगा. रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 11 लाख. शेयर होल्डर फंड में 3 हेड्स होते थे बैलेंस शीट में. इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में एक शेयर कैपिटल होता था, एक रिजर्व एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों ही क्या होगी? शेयर होल्डर फंड का पार्ट होगी. और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 11 लाख. प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी. नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है? 10 लाख. तो उसको ऐड कर दो. 10, 20, 30, 40, 41 लाख रुपीज आपकी आ गई लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड. फिर हम एक और ले लेते हैं एसेट्स अप्रोच से. एसेट्स अप्रोच से फॉर्मूला क्या होता था? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी. तो नॉन करेंट एसेट्स कितनी है सर? 31 लाख. करेंट एसेट्स कितनी है? 25 लाख. क्वेश्चन में देखो. एंड करेंट लायबिलिटी कितनी है? माइनस 15 लाख. अब इसको सॉल्व कर लो. 31 लाख प्लस 25 लाख माइनस 31, और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 10 लाख. 31 एंड 10 41. तो आपने देखा, चाहे हम लायबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट करें चाहे एसेट्स अप्रोच से करें, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम आती. पहली बात यहां तक क्लियर हुई. दूसरी बात यहां पे ये ध्यान देने वाली है, वो ये है कि सर इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे ROI? तो जब दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, सो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ROI निकालने के लिए. सो ROI इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आप उसको फॉर्मूला को पुट कर दो. फॉर्मूला क्या हो? फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू पुट कर देता हूं मैं. कितना है? दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय
41 लाख इंटू 100 इक्वल टू कितना आया ROI? मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है दैट इज आंसर इज 24.4%. So this is the answer of return on capital employed of this question. Please take a screenshot and please proper note the formula in your copy. Okay. Let's we move to the next question. It is a very important question and very difficult question from your side. Most of the students ask me this type of question uh, most of the times. The question is working capital 84,500. Working capital 84,500. Working capital 84,500 है. Current ratio 3.6:1. Current ratio 3.6:1. Quick and as well as quick ratio 2.05:1. Calculate the value of current assets. करंट एसेट्स की वैल्यू बतानी है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू बतानी है, इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है. Okay, so this is a question. So one by one we solve this question. Working capital 84,500, current ratio 3.6:1, quick ratio 2.05:1, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री बताइए. तो वर्किंग कैपिटल तो पता है आपको ना. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. And current ratio is 3.6:1. And current ratio का फॉर्मूला क्या होता है? Current ratio equals to current assets divided by current liability. It means according to the current ratio, if we let current liabilities X, so current assets will be 3.6x. अगर हम current liability को X मान लें जो 1 के इक्विवेलेंट है, तो current assets कितनी होगी? 3.6x. करंट लायबिलिटी अगर x है तो करंट एसेट्स क्या होगी? 3.6x होगी. यही तो ये इक्वेशन कह रहा है. ये मैं अलजेब्रा मेथड से करा रहा हूं. ठीक है. सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट कर दो. वर्किंग कैपिटल 84,500, करंट एसेट्स 3.6x माइनस x. अब 3.6x में से x किया तो कितना बचा? 2.6x. x इक्वल्स टू 84,500 डिवाइडेड बाई 2.6. x आपने क्या माना था? करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी का आंसर कितना आ जाएगा? करंट लायबिलिटी का आंसर आ जाएगा आपका दैट इज 32,500. एक बार चेक कर लेना, मुझे लगता है कि सही है मेरा आंसर. 32,500 ये आ गया आपका करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स क्या माना है आपने? 3.6x. तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट एसेट्स की वैल्यू, ये तो करंट लायबिलिटी हो गई. करंट एसेट्स क्या है? 3.6x. इट मींस 32,500 इंटू 3.6. मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1,17,000. ये आ गया आपका करंट एसेट. सर ये दोनों तो क्लियर हो गया. आप बताइए इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे आएगी? ये तो और आसान है. इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी विद द हेल्प ऑफ क्विक रेशियो, बिकॉज यू नो वेरी वेल क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. यहां हम सिर्फ इन्वेंट्री को कंसीडर करते हैं, तो हम कह सकते हैं इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स. इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स. करंट एसेट्स हमको पता है, क्विक एसेट्स निकाल लें तो इन्वेंट्री की वैल्यू पता चल जाएगी. तो क्विक एसेट्स कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ क्विक रेशियो. एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो इक्वल्स टू 2.05 अपॉन n, यानी कि क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो क्विक एसेट्स क्या होगी? 2.05. तो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आई है? 3,25,000. तो क्विक एसेट्स कितनी होगी? क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 32,500, यानी कि करंट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2.05. इसको मल्टीप्लाई कर दो.
ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, ओके, तो प्लीज हेल्प मी, 32,500 मल्टीप्लाइड बाई 2.05 कितना आंसर आएगा? 32,500 इंटू 2.05 कितना आंसर आएगा? प्लीज हेल्प मी। तो यू कैन सी दैट करंट रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी की आपको वैल्यू पता है 32,500, और क्विक एसेट्स क्या है? करंट लायबिलिटी के 2.05 के बराबर है। So your current assets is 32,500 multiplied by 2.05. The quick assets will be 66,625. अब मैंने आपको जस्ट बताया है कि क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो सॉरी, इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, तो इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स 1,17,000 माइनस 66,625, माइनस करके सोचिए कितना आएगा? 1,17,000 माइनस 66,625, दिस इज द करंट एसेट्स एंड दिस इज द क्विक एसेट्स, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? वही आपकी आंसर हो जाएगी इन्वेंट्री की। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आंसर? दैट इज 50,375। मैच करा लो सब लोग, 50,375 and current assets will be a 1,70,000. So your answer is this, your answer is this, and your answer is this. So let's we take the last question of today's class. This question is related to the interest coverage ratio. The question is, from the following information, calculate interest coverage ratio. Interest coverage ratio. What is the formula of interest coverage ratio? जब भी कोई एग्जाम में कोई रेशियो पूछेगा तो उससे पहले आपको उस रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एग्जाम इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? इंफॉर्मेशन दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसकी वैल्यू है 1,98,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%, 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर की वैल्यू है 1 लाख, एंड 16% लोन दैट इज 1 लाख। ये चार इंफॉर्मेशन दिया और कह रहा है प्लीज टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ICR इक्वल्स टू EBIT divided by interest, and this ratio expressed in times, and 6 to 7 टाइम्स का जो रेशियो होता है उसे हम आइडियल मानते हैं। उससे बहुत ज्यादा होगा तो भी कंपनी की सिचुएशन सही नहीं, उससे बहुत कम होगा तो भी कंपनी की सिचुएशन उतनी बेटर नहीं है। तो ICR इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप बिजनेस के उस डायग्राम पे चलते हैं, EBIT माइनस करते हैं हम पहले क्या? इंटरेस्ट, फिर आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मूला, ये जो टेबल है ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या नेट प्रॉफिट आफ्टर, दो जगह बहुत बेनिफिट करता है, एक ICR के केस में और एक आपको बेनिफिट करता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में, क्योंकि उसमें भी हमें यही प्रॉफिट चाहिए होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट। सो EBIT आपको पता नहीं है, इंटरेस्ट पता है? हाँ सर इंटरेस्ट पता है। कैसे? 1 लाख 14% डिबेंचर, 1 लाख 16% लोन। तो अगर इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख का 14%, तो इंटरेस्ट इज 1 लाख का 14% फॉर द डिबेंचर प्लस 1 लाख का 16% फॉर द लोन। सो इंटरेस्ट विल बी 14,000 प्लस 16,000, सो योर इंटरेस्ट विल बी 30,000। यस सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया।
interest will be 30,000. Interest after interest and tax, yes, 19800. रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना बोला है? 40%, यानी जो टैक्स का रेट है वो 40 है। किसका 40%? ईबीटी का 40%। बट ईबीटी हमको नहीं पता है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट विल बी 100। अगर ईबीटी 100 है, टैक्स 40 है, तो ये कितने के इक्विवेलेंट होगा? इट विल बी इक्विवेलेंट टू द 60। ये बचपन में आपने इक्विवेलेंट पढ़ा होगा कि अगर 100 में से 40 गया दैट इज, यानी अगर ईबीटी 100 रुपए है, टैक्स 40 रुपए चार्ज हो रहा है 40%, तो 100 का 40 दैट इज 40, और 100 में से 40 गया तो कितना बचा? 60। यानी 1,98,000 कितने के इक्विवेलेंट है? 60 के इक्विवेलेंट है। और हमें चाहिए क्या? ईबीटी। यानी ईबीटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1,98,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। सो ये आ जाएगा आपका 3,30,000। ओके, एंड नाउ 3,30,000 इंटरेस्ट माइनस हो क्या आया होगा? इंटरेस्ट भी इसमें उल्टा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। सो योर EBIT विल बी 3,60,000। तो फॉर्मूला आपके सामने है। ICR का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट। EBIT कितना है? 3,60,000 एंड इंटरेस्ट विल बी 30,000। तो ये आ जाएगा आपका 3 1 3, 12 टाइम्स। So your answer of the ICR is 12 times। ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको एग्जाम में, डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके वर्किंग नोट्स हैं एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द एक्टिविटी रेशियो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन आर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, cost of revenue from operation is 1,75,000. Inventory turnover ratio will be a 7 times. And one more information regarding the question is inventory at the end of the year. Inventory at the end of the year is 1.5 times that of the beginning. 1.5 times that of the beginning। ये लाइन दे दिया ना, ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी कि इन्वेंट्री जो एंड में है वो बिगिनिंग के इन्वेंट्री के कितने टाइम्स है? 1.5 टाइम्स। सो इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री जो एंड में है वो बिगिनिंग के कितने टाइम्स पे है? 1.5 टाइम्स पे। तो पहले तो हम आईटीआर को देखते हैं, आईटीआर की क्या हेल्प हो सकती है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको तो पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दी ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बताओ कितना होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले आईटीआर के फॉर्मूला को पुट करेंगे। आईटीआर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर कितना है? 7 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,75,000। एवरेज इन्वेंट्री हमको फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये आ जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 175 multiplied by 7, that is 000, 7 5 are 35, 3। 12,25,000। So the average inventory is 12,25,000। I don't know it is correct or wrong। I hope it is। मैं कैलकुलेट गलत कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड होगा। एवरेज इन्वेंट्री अगर रेसिप्रोकल करेगी तो वैल्यू क्या होगी? डिवाइड होगी। So average inventory will be 1,75,000 divided by 7. That is 7 2s are 14, 7 25,000। Average inventory is 25,000। Extremely sorry for that। Average inventory कितनी आएगी? 25। मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा, पहली बात। दूसरा, एवरेज इन्वेंट्री पता चल गई। एवरेज इन्वेंट्री की फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री
plus closing inventory divided by 2 and average inventory is 25,000. ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता है? नो सर. क्लोज पता है? नो. 2 ये तो है ही. सो क्या करें सर? ये इंफॉर्मेशन तो दिया है. इन्वेंट्री एट एंड इज 1.5 टाइम दैट ऑफ द बिगिनिंग. सो अगर हम यहाँ लेट कर लें कि बिगिनिंग में अगर इन्वेंट्री एट बिगिनिंग अगर x है तो इन्वेंट्री एट एंड क्या होगी? लेट कर लें, अगर एज्यूम कर लें कि बिगिनिंग में इन्वेंट्री अगर x है तो एंड में कितनी होगी? 1.5x. अब यही वैल्यू यहां पुट कर दे. बिगिनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग इन्वेंट्री x, क्लोजिंग 1.5x. अब इसी को सॉल्व कर लो. 25,000 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 से तो कितना हो जाएगा? 50,000. 50,000 इक्वल्स टू 1.5x प्लस 1 दैट इज 2.5x. सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज कितना आ जाएगा? 20,000. तो द x किसको माना था आपने? बिगनिंग को. तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी आपकी? x माना था, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 1.5x. इट मींस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 that is 30,000. So your answer will be opening inventory is 20,000 and closing inventory is 30,000. This is your answer. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. Thank you. Thanks a lot.